अगर कल्पना की जाए कि दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कुतुब मीनार तक एक बहुत लंबा धागा बिछा हुआ है, और फिर अगर किसी को ये चुनौती दी जाए कि इस पूरे लंबे धागे को रेत के एक छोटे से कण के अंदर पैक करना है, जो कि असंभव लगता है। बिल्कुल असंभव लगता है। और वो भी इस तरह कि धागे में एक भी गांठ ना पड़े और जरूरत पड़ने पर उस धागे के किसी भी हिस्से को तुरंत खोलकर पढ़ा जा सके। मतलब ये तो किसी जादू जैसा ही लगेगा ना। हाँ, एकदम जादू ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि ठीक इसी वक्त मानव शरीर की हर एक सूक्ष्म कोशिका के अंदर बिल्कुल यही प्रक्रिया चल रही है। सही बात है। ये सचमुच विज्ञान के सबसे हैरान करने वाले चमत्कारों में से एक है, और आज की इस गहन पड़ताल में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार लेक्चर्स, नोट्स और रिसर्च सामग्री है, और हमारा मिशन इस पूरी जटिल प्रक्रिया को डिकोड करना है। टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा और उन्हें सेल यानी छोटे कमरों का नाम दिया। हाँ, वो बहुत ही बुनियादी बात है। हाँ, लेकिन हुक ने असल में जो देखा था वे सिर्फ खाली दीवारें थीं। असली हलचल तो उन दीवारों के भीतर थी, जिसे बाद में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने तालाब के पानी में जीवित सूक्ष्म जीवों को तैरते हुए देखकर महसूस किया। अच्छा, तो असली क्रेडिट ल्यूवेनहॉक को जाता है जीवित कोशिका देखने का। खैर, सामग्री को देखते हुए एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। 19वीं सदी में श्लाइडन और श्वान ने यह तो स्थापित कर दिया था कि हर जीव कोशिकाओं से बना है। हाँ, सेल थ्योरी। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल तब भी अनसुलझा था। मतलब अगर हर सजीव चीज कोशिकाओं से बनी है, तो ये नई कोशिकाएं अचानक प्रकट कहां से हो जाती हैं? क्या इनका कोई आदि अंत है? यह बहुत ही शानदार सवाल है, और इस शून्य को भरा रुडोल्फ विरखो के उस ऐतिहासिक सिद्धांत ने 1855 में उन्होंने कहा था, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी नई कोशिका शून्य से पैदा नहीं होती है। वो हमेशा पहले से मौजूद किसी पुरानी कोशिका के विभाजित होने से ही बनती है। अरे वाह! हाँ, मतलब अगर इस सिद्धांत को गहराई से समझा जाए तो इसका अर्थ है कि धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक अटूट श्रृंखला के जरिए सीधे उस पहली कोशिका से जुड़ी हैं जिसने अरबों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। ये विचारी अपने आप में बहुत अचंभित करने वाला है। मतलब जीवन की एक निर्बाध खड़ी चल रही है। बिल्कुल। और आमतौर पर किताबों में कोशिका को समझाने के लिए एक शहर का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है या गोल्जी बॉडी ट्रैफिक पुलिस है। हाँ, ये बहुत ही आम उदाहरण है। लेकिन स्रोत सामग्रियों में जो रासायनिक जटिलता बताई गई है, उसे देखकर मुझे लगता है कि ये उदाहरण बहुत ही साधारण है। ये किसी आम शहर से ज्यादा एक पूरी तरह से स्वचालित और खुद की मरम्मत करने वाले एक बायोकेमिकल प्लांट जैसा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये तुलना कहीं अधिक सटीक है। अगर हम इस प्लांट के ऊर्जा उत्पादन केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही लें, तो ये सिर्फ ऊर्जा नहीं बनाता है। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसके काम करने का तरीका किसी पनबिजली बांध या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तरह है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एक बेहद जटिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाता है। अच्छा। हाँ, और इस प्रक्रिया के अंत में 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल सही। इस एटीपी को एक ऐसी स्प्रिंग की तरह समझा जा सकता है जिसे दबाकर रखा गया है। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है तो ये स्प्रिंग खुलती है और भयानक ऊर्जा रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कि ये एटीपी उस बायोकेमिकल प्लांट की करेंसी या ईंधन है। हाँ, बिल्कुल यही है। लेकिन किसी भी प्लांट को मशीनरी बनाने के लिए पुर्जों की जरूरत तो होती है, और कोशिका के मामले में ये पुर्जे प्रोटीन है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है इन्हें बनाने का काम राइबोसोम करते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ स्रोत में एक दिलचस्प बात यह है कि राइबोसोम कोई साधारण मशीनें नहीं है, वे आणविक स्तर के 3D प्रिंटर हैं। 3D प्रिंटर, हाँ, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जो जेनेटिक कोड को पढ़ते हैं और एक एक एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन तैयार करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये 3D प्रिंटर हवा में नहीं तैरते रहते। ये एक बेहद जटिल हाईवे सिस्टम पर लगे होते हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कहा जाता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, और ये 2 तरह का होता है। जिस हिस्से पर ये राइबोसोम चिपके होते हैं
वो माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरा दिखता है, इसलिए इसे रफ ईआर कहते हैं और यहीं प्रोटीन बनते हैं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा स्मूथ ईआर है, जहां राइबोसोम नहीं होते और ये मुख्य रूप से लिपिड या वसा बनाने का काम करता है। समझ गया। लेकिन यहां से जो प्रोटीन और लिपिड बनकर निकलते हैं, वे सीधे अपने गंतव्य तक तो नहीं जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाता है। वही जिसे हम अक्सर ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? लेकिन स्रोत कहता है कि गोल्जी बॉडी सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बल्कि ये एक उन्नत पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन सेंटर है। बिल्कुल। ये प्रोटीनों पर खास तरह के रासायनिक टैग लगाता है, जो बिल्कुल किसी पार्सल पर लगे बारकोड की तरह काम करते हैं। इन टैग से ही तय होता है कि कौन सा प्रोटीन कोशिका के किस हिस्से में जाएगा या उसे कोशिका से बाहर भेजा जाना है। एकदम सही। लेकिन जहां इतना बड़ा उत्पादन हो रहा हो, वहां खतरनाक रासायनिक कचरा भी तो पैदा होगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। जरूरी है। इसके लिए कोशिका के पास लाइसोसोम होते हैं, जिनमें बेहद शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल दिख रहा है। पूछिए। अगर लाइसोसोम अनिवार्य रूप से आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग्स हैं, जो एक तरह के आणविक तेजाब से भरी हैं, तो क्या ये विकासवाद के नजरिए से एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। मतलब क्या ये संभव नहीं है कि कोई लाइसोसोम गलती से लीक हो जाए और पूरी स्वस्थ कोशिका को ही अंदर से गला दे? ये व्यवस्था इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती है? ये सवाल बहुत लाजवाब है, लेकिन इसका जवाब प्रकृति की सबसे शानदार इंजीनियरिंग में छिपा है। वो कैसे? दरअसल लाइसोसोम के अंदर जो विनाशकारी एंजाइम होते हैं, वे सिर्फ एक खास एसिडिक माहौल में ही काम कर सकते हैं, लगभग 5 pH के आसपास। अच्छा, तो उन्हें एक खास पीएच चाहिए। बिल्कुल। जबकि लाइसोसोम के बाहर यानी पूरी कोशिका का माहौल न्यूट्रल होता है, लगभग 7.2 pH। तो अगर कभी कोई लाइसोसोम गलती से फट भी जाए, तो उसके एंजाइम बाहर आते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। हाँ, वे तभी पूरी कोशिका को नष्ट करते हैं जब कोशिका को जानबूझकर खत्म करने का आदेश मिलता है। इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस? हाँ, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक तयशुदा आत्मविनाश का प्रोग्राम है, ताकि कोई संक्रमित या कैंसर वाली कोशिका शरीर में आगे ना बढ़ सके। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के फेल सेफ मैकेनिज्म जैसा लग रहा है। अब अगर इस प्लांट के अंदर इतने खतरनाक और जटिल रसायन मौजूद हैं, तो इसे बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखना भी उतना ही अहम होगा। बिल्कुल, और यही काम आती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अक्सर लोग किसी क्लब के बाउंसर की तरह मान लेते हैं, जो किसी को भी अंदर आने या रोकने का फैसला करता है। जो कि एक बहुत ही सतही तुलना है। हाँ, कि एक विशाल समुद्र में प्रोटीन के छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हों। तेल के समुद्र में प्रोटीन के द्वीप, बहुत बढ़िया चित्र है ये। हाँ, और ये चयनात्मक रूप से पारगम्य या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि ये झिल्ली उन्नत बायोमेट्रिक एयरलॉक की तरह काम करती है। बिल्कुल, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी छोटी गैसें तो विसरण या डिफ्यूजन के जरिए झिल्ली के आर पार आसानी से आ जा सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी भीड़ भरे कमरे से लोग खाली जगह की ओर जाते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। हाँ, लेकिन जब किसी बड़े या जरूरी अणु को अंदर आना होता है, तो उसे झिल्ली पर मौजूद एक खास चैनल प्रोटीन से होकर गुजरना पड़ता है। उस अणु का आकार उस प्रोटीन के ताले की चाबी जैसा होना चाहिए, तभी वह एयरलॉक खुलेगा। सही कहा। और विसरण का ही एक विशेष रूप है परासरण यानी ऑस्मोसिस, जब केवल पानी के अणु झिल्ली के आर पार जाते हैं। इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण हमारे स्रोत सामग्री में दिया गया है, एक छिले हुए अंडे या किशमिश का। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर अंडे को साफ पानी यानी हाइपोटोनिक विलयन में डाला जाए, तो बाहर पानी की सांद्रता ज्यादा होने के कारण पानी अंडे के अंदर घुसने लगता है और अंडा फूल जाता है। और इसकी ठीक विपरीत है, अगर उसे गाढ़े नमक या चीनी वाले पानी मतलब हाइपोटोनिक विलयन में डाल दें, तो अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। बिल्कुल। और इसे पादप कोशिकाओं के संदर्भ में प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स के संतुलन का खेल है। खैर, ये तो बात हो गई प्लांट की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक कारखानों की। हाँ। अब आते हैं उस मुख्य कंट्रोल रूम पर, जहां से इस पूरे साम्राज्य को नियंत्रित किया जाता है।
यानी कि केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये वो तिजोरी है जहां जीवन का सबसे मूल्यवान डेटा रखा जाता है, यानी डीएनए। डीएनए 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा था। और इस डीएनए की कोडिंग का अपना एक कड़ा गणित भी है। चारगाफ का नियम ये स्पष्ट करता है कि इस घुमावदार सीढ़ी में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर से एक बात चकरा देने वाली है। क्या बात है? एक अकेली मानव कोशिका, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके अंदर मौजूद डीएनए की कुल लंबाई 2.2 मीटर होती है। हाँ, ये संख्या सच में हैरान करती है। ये भौतिक रूप से कैसे संभव है कि इतना लंबा धागा एक माइक्रोस्कोपिक तिजोरी में आ जाए? हमने शुरुआत में इसी धागे की बात की थी। हाँ, इसे समझने के लिए हमें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच के फर्क को समझना होगा। ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए ऐसे ही बेतरतीब नहीं पड़ा रहता। तो ये कैसे रहता है? यह हिस्टोन नाम के विशेष प्रोटीनों के चारों ओर लिपटा होता है। हिस्टोन बिल्कुल किसी चरखी या स्पूल की तरह काम करते हैं। जब डीएनए इन पर कसकर लिपटा होता है तो ये एक उलझे हुए धागे के जाल जैसा दिखता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैकिंग सिर्फ जगह बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। वो कैसे? अगर धागा हिस्टोन पर बहुत ज्यादा कसकर लिपटा है तो राइबोसोम उसे पढ़ नहीं सकते, मतलब वो जीन स्विच ऑफ हो गया है। अच्छा, हाँ। जब किसी जीन को पढ़ना होता है तो वहां की पैकिंग को रासायनिक रूप से थोड़ा ढीला किया जाता है। बिल्कुल। और जब कोशिका को विभाजित होना होता है तब ये क्रोमैटिन खुद को और भी ज्यादा सघन कर लेता है, मतलब और टाइट पैक हो जाता है। हाँ, और ये मोटी स्पष्ट छड़ों का रूप ले लेता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बंटवारे के वक्त ये 2.2 मीटर लंबा धागा कहीं बीच से टूट न जाए। यह प्रकृति की बहुत गजब की प्लानिंग है। लेकिन क्या हर कोशिका में ये अति सुरक्षित तिजोरी होती है? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में, जैसे बैक्टीरिया में, तो ये केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विकासवाद के शुरुआती मॉडल हैं। वे काम तो बेहतरीन करती हैं, लेकिन उनकी बनावट बहुत साधारण है। तो उनका डीएनए कहाँ रहता है? उनका डीएनए किसी सुरक्षित तिजोरी में नहीं, बल्कि कोशिका के बीचों बीच में एक नग्न लूप के रूप में पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह किसी खुले मैदान में रखे हुए ब्लूप्रिंट जैसा है। समझ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब इस पूरे ब्लूप्रिंट की कॉपी तैयार हो जाती है तो एक कोशिका 2 में कैसे बढ़ती है? मतलब कोशिका विभाजन का मैकेनिज्म क्या है? तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। माइटोसिस ये शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है ना? हाँ, जैसे त्वचा या मांसपेशियों की मरम्मत के लिए। इसमें एक मात्र कोशिका से 2 हुबहू नई कोशिकाएं बनती हैं और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यानी 46। हाँ, तो ये एक तरह का सटीक कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है। एकदम सही। लेकिन जब बात अगली पीढ़ी को जन्म देने की आती है तो नियम बदल जाते हैं। तब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे मियोसिस कहते हैं। ये केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है। हाँ, और मियोसिस में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। कैसी चुनौती? अगर 46 क्रोमोसोम वाला स्पर्म और 46 क्रोमोसोम वाला अंडाणु मिलेंगे तो होने वाले बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि बहुत विनाशकारी होगा। बिल्कुल। और इसीलिए मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या को आधा करके 23 कर दिया जाता है, ताकि माता और पिता से 23-23 मिलकर वापस 46 का एक आदर्श सेट बन सके। और इसी मियोसिस की प्रक्रिया में एक बहुत ही चमत्कारिक घटना होती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। बटने से ठीक पहले माता और पिता के क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं और अपने जेनेटिक कोड के कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। ये एक शुद्ध गणितीय चमत्कार है जो ये सुनिश्चित करता है कि पैदा होने वाला हर इंसान जेनेटिक रूप से अपने आप में अद्वितीय या यूनिक हो। बिल्कुल। अब अगर इस विभाजन की प्रक्रिया को देखा जाए तो स्रोत सामग्री में इसे याद रखने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका दिया गया है। हाँ, वो ट्रिक। हाँ, ट्रिक है प्रपोज, मैरिज, एक्शन, टेंशन। ये तरीका सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये विभाजन के चरणों को बहुत तार्किक रूप से समझाता है। हाँ, तो इसे कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, प्रपोज यानी प्रोफेज, जिसमें केंद्रक की झिल्ली गायब होने लगती है।
फिर मैरिज यानी मेटाफेज, जहां सारे क्रोमोसोम बीच में एक लाइन में आकर जुड़ जाते हैं। अच्छा। फिर एक्शन यानी एनाफेज, जहां स्पिंडल फाइबर उन्हें खींचकर अलग कर देते हैं। और आखिर में टेंशन यानी टेलोफेज, जहां दोनों ध्रुवों नए केंद्रक बनने लगते हैं। और अंततः साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें पूरी कोशिका ही 2 हिस्सों में कट जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाले तथ्य ये है कि ये जो पूरा विभाजन का एक्शन है, वो कोशिका के जीवन चक्र का केवल 10% हिस्सा है। सिर्फ 10%? हाँ, बाकी 90% समय, जो लगभग 18 से 20 घंटे होता है, कोशिका इंटरफेज में बिताती है। यही बात तो बहुत हैरान करती है। मतलब कोशिका अपने जीवन का अधिकांश समय सिर्फ तैयारी में लगा देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए की 3 अरब बेस पेयर की सटीक कॉपी बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये तो है। इंटरफेस के दौरान कोशिका हर एक कोड को पढ़ती है, उसे कॉपी करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी प्रूफ रीडिंग करती है। प्रूफ रीडिंग मतलब गलतियां चेक करना? हाँ, अगर कॉपी करने में एक भी बेस पेयर गलत हो गया तो वो म्यूटेशन का कारण बन सकता है। इसलिए कोशिका बटने से ज्यादा समय अपनी गलतियां सुधारने में लेती है। लेकिन प्रकृति कितनी भी निखुट क्यों ना हो, फ्लॉलेस क्यों ना हो, गलतियां तो होती हैं। हाँ, ये तो सच है। और यहीं से हमारा अगला विषय जुड़ता है, यानी जेनेटिक गड़बड़ियां और अपवाद। अगर इस प्रूफ रीडिंग के दौरान कोई गलती छूट जाए तो क्या होगा? जब कोड में इस तरह का ग्लिच आ जाता है तो आनुवंशिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हंटिंगटन रोग इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। हंटिंगटन रोग? हाँ। ये कैसे होता है? डीएनए में एक विशेष कोड होता है, CAG। सामान्य लोगों में यह कुछ बार रिपीट होता है, लेकिन हंटिंगटन के मरीजों में एक म्यूटेशन के कारण ये CAG कोड दर्जनों बार रिपीट होने लगता है। ओहो। ये बिल्कुल किसी अटके हुए कीबोर्ड की तरह है, जहां एक ही अक्षर बार बार टाइप हो रहा हो। और इस छोटे से ग्लिच का नतीजा ये होता है कि एक दोषपूर्ण प्रोटीन बनने लगता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए जहरीला साबित होता है। हाँ। और ये धीरे धीरे पूरे नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है। हीमोफीलिया भी इसी तरह की जेनेटिक गड़बड़ी है, जहां खून का थक्का जमाने वाला कोड करप्ट हो जाता है। सिर्फ गड़बड़ियां ही नहीं, आनुवांशिकी के नियम भी हर जगह सीधे तौर पर लागू नहीं होते हैं। जैसे मेंडल ने कहा था कि गुण स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि अगर 2.2 मीटर लंबे डीएनए के धागे पर 2 जीन एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हों तो वे विभाजन के दौरान अलग नहीं हो पाते। अच्छा। वे एक साथ लिंक होकर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसे ही सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। ये तो अंदरूनी सिस्टम की बात हुई, लेकिन एक ऐसी बाहरी चीज है जो पूरी सेल थ्योरी को ही चुनौती देती है। आप वायरस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, वायरस। ये सच में कमाल के हैं। वे जीवित और निर्जीव के बीच की एक धुंधली रेखा पर खड़े हैं। उनके पास अपना कोई बायोकेमिकल प्लांट नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम, ना ही कोई झिल्ली। एकदम सही। वायरस अनिवार्य रूप से सिर्फ जेनेटिक कोड यानी डीएनए या आरएनए के पैकेट हैं, जो एक प्रोटीन के खोल में बंद होते हैं। हाँ। वो एक पेन ड्राइव की तरह है जिसमें खतरनाक मालवेयर भरा हुआ है। जब तक वे कोशिका के बाहर हैं, वे मृत के कण की तरह निर्जीव हैं। लेकिन जैसे ही वे कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के बायोमेट्रिक एयरलॉक को चकमा देकर अंदर घुसते हैं, वे सीधे कंट्रोल रूम यानी केंद्रक को हाईजैक कर लेते हैं। हाँ, और फिर अपना काम शुरू करते हैं। वे कोशिका के 3D प्रिंटर्स यानी राइबोसोम्स को अपना जेनेटिक कोड दे देते हैं। और वो बेचारी कोशिका अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करके उस वायरस की लाखों कॉपियां बनाने लगती है, जब तक कि वो फटकर नष्ट ना हो जाए। ये एक परफेक्ट सेल्यूलर हाईजैक है। बिल्कुल। और सेल्यूलर हाईजैक और आनुवंशिकी के इस पूरे खेल में एक और धारणा है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कौन सी धारणा है? हम अक्सर मानते हैं कि हमें आधा हिस्सा पिता से और आधा माता से मिला है। क्रोमोसोम के स्तर पर यह सच है, मतलब 23 और 23। हाँ, ये तो हम सबने पढ़ा है। लेकिन जब हम पूरी कोशिका की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, और ये स्रोत सामग्री का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, मातृ वंशागति या मैटरनल इनहेरिटेंस। बिल्कुल। जब स्पर्म और अंडाणु मिलकर एक नया जीवन बनाते हैं, यानी युग्मनज बनाते हैं, तो स्पर्म केवल और केवल अपना डीएनए लेकर आता है, जो न्यूक्लियस का हिस्सा है। सही। लेकिन वो पूरा का पूरा बायोकेमिकल प्लांट, सारा साइटोप्लाज्म, सारे राइबोसोम और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब कुछ 100% माता के अंडाणु से आता है।
और जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक अलग डीएनए होता है जिसे mtDNA कहते हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, ये केंद्रक के 2.2 मीटर लंबे डीएनए से बिल्कुल अलग है। ये सर्कुलर होता है, बिल्कुल किसी बैक्टीरिया की तरह। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासवाद के इतिहास में अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया असल में एक स्वतंत्र बैक्टीरिया ही था जिसे किसी बड़ी कोशिका ने निगल लिया था। बिल्कुल। लेकिन उसे पचाने के बजाय उन दोनों के बीच एक समझौता हो गया। बैक्टीरिया ने ऊर्जा देनी शुरू कर दी और बड़ी कोशिका ने उसे सुरक्षा दी। इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं और यही कारण है कि आज मानव शरीर के हर एक सेल के अंदर मौजूद ऊर्जा संयंत्रों में सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का, उनकी माँ का और हजारों पीढ़ियों से चली आ रही माताओं का ही आनुवंशिक इतिहास दर्ज है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो श्रोताओं, आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक कोशिका सिर्फ पानी और रसायनों का बुलबुला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अरबों सालों के इवोल्यूशन से गुजरी हुई एक बेमिसाल इंजीनियरिंग है। लेकिन इन सब बातों ने अंत में एक बहुत ही अजीब और गहरा विचार जहन में डाल दिया है। वो क्या? अगर ये सच है कि हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा उन माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है जो कभी स्वतंत्र बैक्टीरिया हुआ करते थे और आज भी अपना अलग डीएनए लेकर चलते हैं, और अगर ये भी सच है कि वायरस जैसे निर्जीव कोड का हिस्सा कभी भी हमारे सिस्टम में प्लग इन होकर उसे हाईजैक कर सकता है, हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी ये 30 ट्रिलियन कोशिकाओं की संरचना वास्तव में सिर्फ एक एकल जीव है? सोचने वाली बात है। या फिर इंसान का ये शरीर अनगिनत प्राचीन सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और जेनेटिक कोड्स का एक ऐसा विशाल गठबंधन है या अलायंस है जो अरबों सालों के समझौते के बाद बस एक साथ काम करने के लिए राजी हो गया है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी अपनी पहचान को ही एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कुछ नया खोजते रहिए और अपने आसपास छिपी इस सूक्ष्म दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।